आप सभी को आज के वीडियो में स्वागत करता हूं और ये बताना चाहूँगा कि अगर आप नेपाल में एमबीबीएस परस्यू करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पड़ सकता है नेपाल में। यहाँ पर एमबीबीएस में अपेयर होने के लिए काउंसलिंग में, सीटी अलॉटमेंट में या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंपॉर्टेंट है तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकता है। देखिए, नेपाल में आप किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, यहाँ पर कोई भी सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं है असलियत में बोला जाए तो। लेकिन हम लोग अगर KUS में काठमांडू यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस को एज ए सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कंसीडर करता है। इसलिए कंसीडर करते हैं कि जो कॉलेज है वो प्राइवेट है, और प्राइवेट करने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मीन्स काठमांडू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल मेडिकल कॉलेज है। इसीलिए हम लोग उसको किसी भी इंडिविजुअल की नहीं हुआ तो वो कहने मतलब कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कंसीडर किया, पहला बात। और जो हॉस्पिटल्स है उसका कोलैबोरेशन है वो काठमांडू कि धूलीखेल में जो है, काठमांडू से 30 किलोमीटर की दूर पर धूलीखेल है। धूलीखेल में हॉस्पिटल सिचुएटेड लोकेटेड है और उस हॉस्पिटल कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है, मीन्स वहाँ के लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट कर और कहने मतलब कि कुछ फॉरेन एड की वजह से वो कहने मतलब हॉस्पिटल बिल्ड हुई, जिसको कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल है। तो कम्युनिटी बेस्ड हॉस्पिटल एंड एक ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट हॉस्पिटल, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेट हॉस्पिटल दो कोलैबोरेट हुई, तो इसीलिए हम लोग उसको सो कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली उसकी कोई भी प्रूफ नहीं है सो कॉल्ड सेमी गवर्नमेंट की। तो यही बात है कि किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप एमबीबीएस परस्यू करना चाह रहे हैं नेपाल में, तो जो एमएससी के मेडिकल एजुकेशन कमीशन के जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिलअप करना काफ़ी मैंडेटरी होता है। अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किए और फिर मैं क्या, मेरा बाप भी आकर बोलते हैं कि आपको एडमिशन करवा देंगे, तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये सोचना है कि ये कहने का मतलब कि आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकता है। तो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो फॉरेन स्टूडेंट्स नेपाल में पढ़ने आते हैं, उसमें से 99% आप मान कर चल सकते हो कि ये इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं। और वो इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं उनको ख्याल करना है कि मैं किस कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ, और जिसको भी कॉलेज को टारगेट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकता है और मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर स्पेशली आप यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसमें कहने का मतलब कि जो दो ऑप्शन होता है, एक कहने का मतलब कि नीट के बेसिस पर, एक यहाँ के एग्ज़ाम देने पर। तो अगर आप नीट के बेसिस पर जाते हो तो एक डॉक्यूमेंट की एक आवश्यकता पड़ता है, आप एग्ज़ाम के बेसिस पर जाते हो तो एक डॉक्यूमेंट गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी एज ए इंडियन आप नेपाल में एमबीबीएस पढ़ने आ रहे हो तो आप नीट 2024 या कहने का मतलब कि 2023 या 2022 क्वालिफाइड होना जरूरी है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नीट के स्कोर पर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको 2024 की नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए और नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो करने का मतलब कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अब ये बोलोगे क्या बेवकूफ़ी वाला बात हो गई कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस तो किसके पास नहीं है। देखिए, आप जब भी फॉर्म फिलअप कीजिए आपको ये इंश्योर करना है कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो यूज हो रहा है वो आप ही का हो, ये ना कि किसी और का हो। देखिए, ना मेरा ना किसी और का, ये बात आपका होना चाहिए या आपकी पेरेंट्स को होना चाहिए। बात को आपको गौर करना है और इस बात पर बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि आपको नीट में भी पता है, वहाँ पर भी मेंशन होता है कि आप अपना ईमेल रखो और मोबाइल नंबर रखो, क्योंकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट होने वाला है आपको ईमेल और मोबाइल नंबर के जरिए होने वाला है। तो इसलिए आप यहाँ भी मोबाइल जो भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में कोऑर्डिनेट होगा तो आपके मोबाइल पर एसएमएस या ईमेल पर ईमेल जाएगा। ठीक है, तो ये केयर करना है। उसके बाद आपको एक फ़ोटो चाहिए जो रिसेंट होना चाहिए। मैंने देखा हूँ कि एवरी ईयर बच्चे सब कैसे कैसे फ़ोटो खींच कर भेज देते हैं, वो सब नहीं। एक वेल मैनर में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको स्टूडियो से क्लिक करवाना है, या आपके पास उस तरह से रिसेंट में खींची हुई कोई फ़ोटो है तो वही फ़ोटो आप रखिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको सिग्नेचर आई चाहिए। सिग्नेचर आपको A4 साइज़ पेपर पर सिग्नेचर करना है। A4 साइज़ पेपर पर आप सिग्नेचर कर उसको स्कैन करना है या फोटो कर वो चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद आपको आधार कार्ड या पासपोर्ट चाहिए। अगर आपको आधार कार्ड से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो भी हो जाएगा। एज पर लास्ट ईयर आप पासपोर्ट से चाह रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि इस ईयर आपको आधार कार्ड से होगा कि नहीं होगा, लेकिन आधार कार्ड से हो जाएगा मान कर चलिए, और पासपोर्ट से भी। लेकिन एज ए अब्रॉड आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पासपोर्ट भी अप्लाई करके रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको काम लगने वाला है।
उसके बाद आपको करने का मतलब कि क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए, जो कि आपके पास होगा। उसके बाद आपको करने का मतलब कि 12 क्लास की मार्कशीट चाहिए, वो भी आपके पास होगा। अगर आप 12 अपेयरिंग है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं है तो एडमिट कार्ड से भी काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास फिर करने का मतलब कि अगर आप 12 पास हो और नीट के स्कोर पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो नीट का स्कोर कार्ड भी चाहिए आपको। लेकिन आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो नीट का स्कोर कार्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहा, और आप पेमेंट के लिए जो रिसिप्ट होता है तो वो तो चाहिए बाद में चाहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको केयर करना है और ये सारी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है। और फिर भी कोई आपको डाउट होता है वीडियो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड तो आप फिर से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर रहा और फिर मैं ज़रूर गाइड करूँगा। जय नेपाल, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।